नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वायरमेंट की हमारी दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फूड चेन पढ़ेंगे। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला। अगर सामान्य भाषा में आप समझेंगे तो देखिए, कुछ लोग उत्पादक होते हैं जो उत्पादन करते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं जो उस उत्पादन को उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं, वो कहलाएंगे आपके उत्पादक। ठीक, पेड़, झाड़ियाँ, घास, जैसे मान लीजिए घास है, अब घास कहलाएगी उत्पादक। उसको खाने वाली बकरी, बकरी कहलाएगी प्राथमिक उपभोक्ता जो घास को खाती है। या घास को जैसे हिरण खाता है तो वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब हिरण को खाता है शेर या बाघ तो कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। बाघ जब मरेगा तो उसको क्या करेंगे, ये जो जीव हैं वो जाके अपघटन कर देंगे, तो अपघटक हो जाएगा। मतलब एक होता है उत्पादक जो उत्पादन करता है, जहाँ से कोई भी खाद्य श्रृंखला शुरू होगी, पेड़ से होगी, झाड़ियों से होगी, घास से होगी। ठीक, फिर होंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता होंगे प्राथमिक, प्राथमिक को जो खाएगा वो द्वितीयक, द्वितीयक को जो खाएगा वो तृतीयक, तृतीयक को जो खाएगा चतुर्थक, और आखिरी में हर किसी को तो मरना ही है तो होगा उसका अपघटन। अब अगर हम ये समझें, मतलब खाद्य श्रृंखला एक रेखीय अनुक्रम है। ठीक, रेखीय अनुक्रम मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा में चलता है कि घास, हिरण, बाघ, तो एक सीधी श्रृंखला में। ठीक, जिसमें पोषक तत्व, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। मतलब आप सामान्य भाषा में समझोगे तो एक तो पोषक तत्व, भाई अब बाघ हिरण को खाएगा तो हिरण का कुछ तो पोषक तत्व मिलेगा ना। हम जानवरों को खाते हैं, मुर्गी उर्गी ये वो, तो उसका कुछ हमको मिलता है, तो उनके पोषक तत्व मिलते हैं, उनकी ऊर्जा मिलती है। बस अभी आगे हम देखेंगे ऊर्जा का 10% ही मिलता है। इसी को बोलते हैं 10% रूल। कि अगर मान लीजिए एक बकरी के अंदर 100 ऊर्जा है तो जब शेर उसको खाएगा तो उसको 10 ऊर्जा ही मिलेगी। ठीक, यह ऊर्जा के प्रवाह को उत्पादकों से उपभोक्ताओं और अपघटक तक दर्शाती है, जिसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। मतलब दो चीज़ें अपन देखें, एक तो ये एक रेखीय है, एक दिशीय है। अब अपन उसको देखते हैं वन में और जल में। वन में क्या होता है, पौधे होंगे, जानवर होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। सबसे पहले अगर आप उत्पादक की बात करो तो उत्पादक कौन होंगे, आपके पेड़, झाड़ियाँ, घास, ये सब उत्पादक होंगे जो सूर्य के प्रकाश का उपकरण यूज़ करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। फिर आएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता, जो ये जो घास है इसको यूज़ करेंगे। जैसे छोटे जानवर जो पौधों पे निर्भर हैं, जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, छोटे पक्षी हो गए, ये क्या होते हैं, घास खा रहे हैं, मतलब ये शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएंगे, शिकारी जानवर जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, हिरण को, खरगोश को, छोटे पक्षियों को, जैसे लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। अब अगला अगर अपन देखें तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी हैं जो बाकी को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चील हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं और ये शीर्ष पे होते हैं श्रृंखला के। अगला होगा आपका अपघटक। अपघटक क्या होता है, जो डिकम्पोज करते हैं, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गए, केचुए हो गए, ये क्या करते हैं, जो मृत जीव हैं उनको अपघटित कर देते हैं और फिर मृत्यु में लौटा देते हैं। तो एक चक्र है, जैसे घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ खाया, बाघ को अपघटित हो गया। अगर जली की बात करें तो मीठे पानी में, समुद्री पानी में, ये सब अलग अलग होता है। इसमें अगर आप उत्पादक बोलोगे तो फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल, ये क्या करते हैं, प्रकाश। अब भाई उत्पादक को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, सूरज से ही मिलेगी। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, जू प्लैंक्टन, छोटे क्रिस्टेशियन, और जो छोटी मछलियाँ हैं कुछ जो फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, वो कहलाएंगी प्राथमिक उपभोक्ता। अब उसके बाद फिर आप आ जाइए द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे जो छोटी मछलियों को खाने वाली हैं, जैसे उन मछलियों को छोटी मछलियाँ खाएंगी, स्क्विड खाएंगी, जेलीफिश खाएंगी, ये खाती हैं, ये कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ये बड़ी मछलियाँ जैसे टूना, सील, पेंगुइन, ये जो छोटी मछलियों को खाते हैं, ये उच्च स्तर के उपभोक्ता हो गए। ठीक, उसके बाद शिखर शिकारी, शिखर मतलब जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जैसे शार्क हो गई, व्हेल हो गई, बड़े समुद्री जीव हो गए, ये शिखर शिकारी हो गए। और आखिरी में फिर ये बैक्टीरिया, कवक, जब ये मरेंगे तो इनको फिर पानी में लौटा देंगे।
बनती है आपका, एक चैन बनती है जो जल में बनती है। अगर उदाहरण आप देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर उसको छोटी मछली खाएगी, फिर उसको शार्क खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को शार्क खाएगी, फिर वो अपघटन हो जाएगा। चित्र है, फाइटोप्लैंक्टन है, इसको जूप्लैंक्टन खाया, फिर इसको ये छोटी मछली, फिर ये बड़ी मछली और बड़ी मछली, फिर और बड़ी मछली और बड़ी मछली, वही सब एक दूसरे को खा रहे हैं, तभी तो चल रहा है ना इनका जीवन। अगली चीज़ है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। देखो ये जो फूड चेन है वो बिल्कुल एक रेखा में नहीं चलती भाई। ऐसा थोड़ी है कि हिरण को बस एक ही कोई व्यक्ति खाएगा। अब हिरण को ये भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, बाघ भी खा सकता है, और कोई कोई खा सकते हैं। ठीक, जैसे ये मान लीजिए घास है, घास को हिरण भी खा सकता है, बारहसिंघा भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, खरगोश भी खा सकता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हर चीज़ एक ही दिशा में नहीं चलता, समझ रहे हैं। अब ये जो सांप है, इसको भी निपटाएगा, इसको भी निपटाएगा, इसको भी निपटाएगा, तो ये अलग अलग चीज़ है। अब ये है, ये सांप को भी निपटा देता है, इसको भी खा लेता है, तो एक जाल बन जाता है। मतलब वो एक यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता। खाद्य जाल मतलब होता है कि जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक, और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती, ये जाल के रूप में होती है। अपने को दिखता है कि सीधी कड़ी है कि भाई कौन किसको खाता है, कैसे खाता है, लेकिन कई लोग कई चीज़ों को खाते हैं। जैसे घास को कई लोग खाते हैं, अब खरगोश आया, खरगोश को कई लोग खा लिए। तो ऐसा सीधी रेखा अपने को लग रहा है कि बकरी को शेर ही खाएगा, लेकिन आके मान लीजिए लकड़बग्घा खा लिया, बकरी को मान लीजिए चीता खा गया, तो भाई कई लोग खाने वाले हैं ना उसको। तो ऐसा एक ही खाने वाला नहीं है, उसी को बोलते हैं जाल, खाद्य का जाल। खाद्य जाल पर्यावरण को संतुलित करने में मत। अब जैसे मान लीजिए अगर शेर केवल बकरी खाता तो धोखे से बकरियों की संख्या खत्म हो जाती, तो शेर भी मर जाता ना। खाद्य जाल मतलब शेर भी कई चीज़ खा रहा है, तो बकरी खत्म भी होगी तो बाकी चीज़ खा के जिंदा रहेगा, इसी को बोलते हैं खाद्य जाल। फिर एक है जैव संचयन। जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे जो कीटनाशक हैं या भारी धातुएं हैं, वो संचित हो जाती हैं, मतलब शरीर में धीरे धीरे जमा हो जाती हैं समय के साथ। जैसे एक मछली है, वो भोजन से जल में मतलब विषैले रसायन है, वो धीरे धीरे उसके शरीर में जमा होते हैं। जितना ज़्यादा वो जीती है उतना ज़्यादा वो जमा होते जाते हैं। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन, मतलब उसके शरीर में संचय होना। अगली चीज़ होती है, अब इसी का अगला स्टेज है, जमा होने के बाद क्या होगा, आवर्धन होगा। आवर्धन कैसे होगा कि जब ये खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाते हैं तो और ज़्यादा कंसंट्रेट होते जाते हैं। जैसे छोटे जीव हैं, मान लीजिए प्लवक है, प्लैंकटन है, वो विषैले पदार्थ अवशेषित किए। अब छोटी मछलियाँ इनको खाई, तो छोटी मछलियाँ ऐसा समझिए कि जैसे ये मान लीजिए प्लैंकटन है, कैसे ये होता है। अब मान लीजिए जैसे ये डीडीटी है, खराब पदार्थ है, ये प्लैंकटन के पास गया, अब इसको मान लीजिए मछलियाँ खाई, तो प्लैंकटन के अंदर जितना खतरनाक पदार्थ होगा उससे ज़्यादा मछली के अंदर आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि प्लैंकटन मान लो उसके अंदर 1 ग्राम है, अब ये छोटी मछली तो 100 प्लैंकटन खा गई ना, सबका 1-1 ग्राम मिल के उसके अंदर 100 ग्राम हो गया। अब ऐसा समझो कि एक मछली के अंदर 100 ग्राम, ये छोटी मछली के अंदर 100 ग्राम है। अब ऐसी छोटी मछली कम से कम ये 100 खा गई, तो इसके अंदर तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। अब ये जो चील है, चील ऐसी 100 मछली खा गया बड़ी, तो उसके अंदर तो 10,000 गुणित 100 हो जाएगा, मतलब 10 लाख ग्राम। तो जैसे जैसे आप श्रृंखला में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके अंदर ये जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ते जाता है, कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं जैव का आवर्धन। ठीक, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं तो उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ और अधिक जमा हो जाते हैं। फिर चील है, जैसे हम मानव हैं, अब भाई हम तो कई मछली खाए ना, तो सबका घुस गया हमारे अंदर,
तो और ज़्यादा हमको दिक्कत हो जाती है। तो अंतर क्या है, एक हम बोले जैव संचयन। जैव संचयन मतलब किसी एक जीव, जैसे मछली है उसके अंदर जमा होते गया धीरे धीरे, वो जैव संचयन है। जैव आवर्धन क्या है, जैसे जैसे आप श्रृंखला से ऊपर बढ़ोगे, जैसे मछली में, छोटी मछली में जो है उससे ज़्यादा बड़ी मछली में आएगा, उससे ज़्यादा उसको खाने वाले चील में आएगा, तो वो कहलाएगा जैव आवर्धन। और ये जो दोनों प्रक्रिया हैं ये खूब ज़्यादा खतरनाक हैं, ये तो आपको पता है, इससे मृत्यु होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। एक मिनी माता त्रासदी हुई, ये भी बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताती। 1932 से 68 के बीच चिस्पो कॉरपोरेशन ने मिनी माता खाड़ी में मिथाइल मरकरी छोड़ा, जिससे पानी प्रदूषित हो गया। ये विष जो है प्लवक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, अब बड़ी मछली को मनुष्य खाए तो स्थानीय निवासी जो खाए उनको फिर मिनी माता रोग हो गया, जिससे उनको लकवा हुआ, सुन्नपन हुआ, यहाँ तक कि मृत्यु हो गई। ठीक, ये क्यों हुआ, क्योंकि वो मरकरी छोड़े थे तो उससे ये रोग हो गया। तो ये आपको प्रदूषण का प्रभाव दिखाती है कि यार भले छोटी प्लवक के अंदर वो उतना ज़्यादा असर ना किया हो, फिर उससे छोटी मछली में आया वो थोड़ा और मात्रा बढ़ी होगी, फिर बड़ी मछली में कई छोटी मछली खाई तो उसके अंदर और बढ़ा होगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता ना। फिर अब मनुष्य मान लीजिए 100 बड़ी मछली खा गया तो उसके अंदर और भर गया वो सब जीव, वो सब जो मरकरी था, और उसको जो रोग हो गया उसको बोलते हैं मिनी माता। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि मरकरी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है, क्या रोग होता है बताओ, लिखा है ना मिनी माता रोग। जगह भी है, इस खाड़ी का नाम मिनी माता खाड़ी था, इसीलिए उस रोग का नाम मिनी माता रोग कर दिया। फिर एक है पिरामिड। पिरामिड 3 प्रकार का बनता है। पिरामिड तो आपको पता है ऐसे बनता है ना, इस टाइप का पिरामिड बनता है। अब देखते हैं, इसका विचार सबसे पहले दिया चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। ये बताता है कि प्रारंभिक उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उनमें 3 प्रकार का बनता है। एक संख्या देखते हैं, संख्या ऊपर जाते जाते बढ़ रही कि कम हो रही। दूसरा उनका भार देखते हैं, और तीसरा एनर्जी देखते हैं, एनर्जी कम हो रही कि ज़्यादा हो रही। तो पहला पिरामिड अपन देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड। ये तो मैं आपको सीधा सीधा बोला कि यार ऊर्जा तो कम होती है, पक्का है, ये एक सवाल आपके प्रीलिम्स में आया भी है 16 में। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, पौधे से शाकाहारी फिर मांसाहारी, तो ऊर्जा कम होती जाती है, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा का 90% जो है वो उत्पादक या उपभोक्ता स्वयं यूज़ करता है, और 10% ही अगले स्तर तक जाती है। इसलिए जो पिरामिड है वे हमेशा सीधा ही बनता है। मतलब जैसे मान लो ये है, ठीक, अब ये कैक्टस है, प्रोड्यूसर है, तो इसके पास जितनी भी ऊर्जा आई ना, ये 90% उसकी यूज़ कर लिया। मान लो इसके पास 1000 ऊर्जा आई, तो ये 900 यूज़ कर लिया, 100 बचा, 100 चूहा के पास चल दी। ठीक, चूहा खाए। अब चूहा के पास 100 ऊर्जा गई, तो इसका ये 90 यूज़ कर लिया, 10 जो है सांप खाया तो 10 सांप को मिला। अब सांप भी 9 यूज़ कर लिया, एक जो चील खाया 1 ऊर्जा इसको मिली। यूनिट में अगर अपन देखें तो 10% रूल इसी को बोलते हैं, और इसीलिए पिरामिड इसी को सीधा बोलते हैं। ये जो अगर ऐसा बना ना, तो ये पिरामिड सीधा पिरामिड है, बेस चौड़ा होता है, ऊपर कम होते जाते हैं। तो अगर ऊर्जा कम होते जा रही तो ऊपर ये सकरा होते जाएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसी को 10% ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला पिरामिड जो है उसको बोलते हैं जीवभार का पिरामिड। जीवभार मतलब होता है कि बायोमास, उसमें जीवभार मतलब ये होता है कि आप उसको तौलोगे ना तो कितना किलो है, अगर ऐसा आपको बोलोगे, वो जीवभार का पिरामिड होगा। ये दोनों टाइप का बनता है। जैसे वन और घास परितंत्र के लिए पिरामिड सीधा बनता है, मतलब वन और घास में जो नीचे का चीज़ है उसका वजन ज़्यादा रहता है, ऊपर कम होते जाता है। लेकिन जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इनमें जो फाइटोप्लैंक्टन है संख्या तो उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका वजन बहुत कम रहता है। मतलब ऐसा समझो, समुद्र का भी यही होता है। जैसे एक शार्क है, शार्क का अगर आप वजन तौलोगे ना तो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, ये अपन चित्र भी बनाए हैं। जैसे ये जो है छोटे 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 जीव यू हैं, उनका वजन आप ऐसे तौलोगे तो कम आएगा, उससे ऊपर जाओगे तो इनका वजन थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये जो बड़ी मछली है इनका और ज़्यादा आएगा। ये जो और सार्क टाइप की मछली है, इनका देखो ये लिखा है 16 ग्राम
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 4 है। तो वजन ऊपर जाओगे तो बढ़ते जाता है, बाकी सब में ठीक रहता है। जैसे ये ट्री है, इनका तो आप करोगे तो ज़्यादा ही रहेगा। फिर ऊपर जाओगे, ये हर्बीवोरस हैं, हिरन हिरन चूहे हुए टाइप के, इनका थोड़ा कम हुआ। फिर सेकेंडरी में जाओगे, इनका थोड़ा और कम हुआ। फिर ऊपर जाओगे तो इनका और कम होगा। तो बाकी में सीधा बनता है। सीधा मतलब ये वाला, सीधा मतलब समझ गए ना, ये जो ये बन रहा है ये सीधा है, मतलब वजन कम होते जा रहा है। और ये जो जली वाला है इसमें उल्टा बनता है, मतलब ऊपर समझ लो वही नीली ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल को नापोगे तो हाथी से भी ज़्यादा वजनी रहती है, इसलिए बढ़ते जाता है। अगली चीज़ है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड मतलब क्या होता है कि संख्या कम होते जा रही है, बढ़ते जा रही। तो संख्या पिरामिड ये दिखाता है कि जीवों की संख्या कैसे हो रही। तो जनरली क्या होता है कि आधार में संख्या ज़्यादा ही होती है। जैसे वो सहवाल अहवाल हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर थोड़ा सा कम होती, हिरण थोड़ा कम होते हैं, ऊपर शेर जाओगे तो और कम होते हैं। अब हिरण ज़्यादा होंगे ना जंगल में, फिर शेर कम होंगे। तो जैसे उदाहरण भी हम लोग दिए कि 10,000 जैसे घास के पौधे हैं तो 1000 टिड्डे होंगे, उसमें 100 मेढक होंगे, 10 सांप होंगे। तो ये संख्या कम होते जाती है, मतलब पिरामिड सीधा बनता है जनरली। ये ज़्यादा है, फिर इससे कम हुए, फिर इससे कम हुए, फिर इससे कम हुए। लेकिन संख्या पिरामिड दिखाता है कि आप ऊपर बढ़ते हैं तो संख्या कम होती है। ये प्राकृतिक संतुलन के लिए भी रहता है। कभी कभी उल्टा रहता है। जैसे एक उदाहरण आपको पता हो, जैसे एक पेड़ है। अब पेड़ तो एक ही है, इसके ऊपर जो निर्भर चिड़िया एड़िया लोग हैं वो तो सैकड़ों है ना। तो फिर संख्या उल्टी नहीं हो जाएगी। नीचे जो उत्पादक है वो कम है और इसके ऊपर निर्भर लोग हैं, चिड़िया, वो ज़्यादा हैं। तो जो पेड़ का पिरामिड है वो उल्टा बनता है संख्या का। मतलब अगर हम एक चीज़ समझें, ये सवाल अगर आ गया कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, जो जीवभार का पिरामिड है वो सीधा उल्टा दोनों बनता है। उल्टा कब बनता है? जब आप समुद्री या जलीय का देखोगे। और जो संख्या का पिरामिड है वो भी सीधा उल्टा दोनों बनता है। उल्टा तब बनता है जब आप एक पेड़ का देखोगे। ठीक, फिर इसको विकासवादी अनुकूलन है, इसको अपन पढ़ेंगे अच्छे से। मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। मतलब ये अलग अलग स्टेज हैं। जैसे ये है अनुकूलन, उसके बाद है रूपांतरण, फिर प्रजातिकरण, उसके बाद है प्राकृतिक चयन, फिर है विकास। ठीक, फिर विलुप्ति हो जाती है। अब अपन देखते हैं पारिस्थितिकी निवास। ये सवाल आ सकता है। इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है? पारिस्थितिक निवास मतलब है कि जहाँ वो रहते हैं, सीधी सीधी बात है। काम उसका क्या है? इस अवधारणा को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इसका मतलब है कि जीव क्या खाता है, कहाँ रहता है और अन्य जीवों के साथ कैसे संपर्क करता है। खाता क्या है? जैसे भोजन उसको कैसे मिलता है, कहाँ से उसको प्राप्त करता है, उसका आवास कहाँ है, उसको कैसे वो शिकार करता है, प्रतियोगिता करता है, ये सब चीज़ उसके निवास में आती है। निवास मतलब होता है कि सब कुछ आता है जो एक जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए रहता है। जैसे मधुमक्खी का निवास क्या है, नीचे क्या है? उसका काम है फूलों का परागण करना और शहद एकत्र करना। पारिस्थितिक निवास किसी भी प्रजाति की पूरी जीवन शैली दिखाता है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र में जीव की भूमिका रहती है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी का काम है परागण करना, बिल्ली का काम है चूहे पकड़ना, तो उसकी क्या भूमिका है। दूसरा है उसका स्थान क्या है। जैसे कैक्टस रेगिस्तान में फलता है, मेढक गीले जगह में कूदता फांदता रहता है, तो कहाँ पे रहते हैं वो भी आपका नीचे दिखाता है। जैसे ये सब आपको दिखा रहा है कौन कहाँ रहता है। ठीक, उसके बाद तीसरा है कि विशेष कौशल की बात भी है इसमें। जैसे ध्रुवी भालू जो है, आपको पता होगा कि वो वहीं पाया जाता है। उसकी चर्बी मोटी रहती, बढ़िया हिलते डुलते रहता है, तो ये नीचे कहलाता है। और ये बोला जाता है कि यार दो प्रजातियां एक ही काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो दूसरे को या तो अपना जगह बदलना है। जैसे दो एक्टर हैं,
एक ही फिल्म के लिए लड़े तो या तो दूसरे को एक्टर बनना पड़ेगा या तो उसको फिल्म छोड़ना पड़ेगा। वही नीचे के लिए भी होता है। कुछ जीव जैसे रैकून कई भूमिका निभाते हैं, जबकि कुछ जीव जैसे पांडा है वो स्पेशलिस्ट हैं। अगली चीज़ है इकोटोन। इकोटोन को अगर आप सरल भाषा में समझोगे तो ये इस टाइप का होता है। इकोटोन मतलब है दो पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पे मिलते हैं और इनकी जो जैव विविधता है ना यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए इधर आपका पेड़ पौधे हैं, स्थल है, और इधर जल है, तो स्थल और जल जहाँ पे मिले ना वो बीच का एरिया कहलाता है इकोटोन। संक्रमणीय क्षेत्र जहाँ दो भिन्न पारिस्थितिक समुदाय मिलते हैं, जैसे भूमि और जल तंत्र के बीच का क्षेत्र। इसमें क्या होता है, दोनों की विशेषताएं हो जाती हैं। अब इस क्षेत्र में भूमि की भी विशेषता होगी, जल की भी विशेषता होगी, इसलिए इसकी जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ खूब ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, उच्च जैव विविधता होती है, यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट, एज प्रभाव। मतलब प्रजातियों की विविधता और घनत्व जो है तुलना में अधिक होता है। जैसे इकोटोन में क्या है, मान लो ये एक भूमि है, यहाँ जितने जीव होंगे ये जल है, तो यहाँ मान लो 100 जीव हैं, यहाँ 100 जीव हैं, तो यहाँ 200 रहेंगे। इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं कि बाकी के तुलना में इनमें जैव विविधता ज़्यादा रहती है और ये संवेदनशील रहते हैं। मतलब अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही, मतलब पर्यावरण में कोई समस्या, अगर आपसे उदाहरण पूछे तो एक तो मैंग्रोव है, अभी अपन देखे मैंग्रोव होता है। नदी मुख मतलब जहाँ नदी समुद्र से मिलती है वो भी इकोटोन होता है। जहाँ घास का मैदान और वन आपस में मिलते हैं वो भी इकोटोन होता है। आर्द्र भूमि भी इकोटोन कहलाती है। तो ये सब इकोटोन के उदाहरण हैं। फिर जीव ना आपस में अन्योन्यन क्रिया करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, कई प्रकार की होती हैं। आपको मैं ये समझाऊंगा, इससे आप समझ जाओगे। ये प्लस प्लस मतलब है ये पहला जीव है और ये सेकंड जीव है। प्लस मतलब उसको फ़ायदा हुआ, माइनस मतलब उसको नुकसान हुआ। तो पहली चीज़ है म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। इसमें दोनों को ना फ़ायदा होता है, दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी होता है। जैसे लाइकेन और कवकमूल, ये इनको दोनों को फ़ायदा है, आपस में रहते हैं। दूसरा है सहभोजिता, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब होता है कि एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को न्यूट्रल है, वो दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक प्रजाति को लाभ, दूसरे को ना हानि ना लाभ। जैसे आर्किड हो गई, लताएं हो गई, ये कमेंसलिज्म के उदाहरण है। फिर नकारात्मक की अगर बात, इसमें मतलब दूसरे को कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है। अब नेगेटिव वाली बात करें तो एक होता है प्रीडेशन, परभक्षण, मतलब एक को फ़ायदा है दूसरे को नुकसान है। मतलब एक प्रजाति जो परभक्षी है उसको लाभ है, दूसरी प्रजाति जो शिकार है उसको हानि होती है, जैसे ड्रोसेरा, नेप्थेंस। दूसरा है पैरासाइटिज्म, ये भी वही, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, जैसे कुस्कुटा, डुरांटा, ये सब। तीसरा है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन आपको भी पता है कि अगर कॉम्पिटिशन खतरनाक होगा तो दोनों को नुकसान होता है। हम दो लड़ रहे हैं तो दोनों को नुकसान होगा ना, तो कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होता है। अगली चीज़ है अंतरजातीय परजीविता, इमेंसलिज्म। इसमें एक को नुकसान होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है, मतलब एक माइनस दूसरा न्यूट्रल, जैसे पेंसिलिनियम, स्टेफिलोकसन। तो ये सब आपके अलग अलग प्रकार हैं। एक प्रकार मेरे को वो भी लगता है, अभी ये पर्यावरण में आया नहीं है, वो ये है कि जैसे आप वो देखते हो ना अपने गाँव में कोई शोध करना इसके बारे में होगा तो पता नहीं, मिलता नहीं किताबों में। अब भाई एक भैंस है, भैंस के शरीर में वो जो रहती हैं आपकी किलनी इलनी बोलते हैं हम लोग गाँव में, तो चिड़िया आके उसको खाती है। ठीक, तो मतलब वो भी तो एक उदाहरण अच्छा हुआ ना कि भैंस के लिए भी फ़ायदेमंद है और चिड़िया के लिए भी फ़ायदेमंद है, या जो जीव आके उसको खाते हैं। एक और है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जीव जंतु जैसे जाते हैं ना, भैंस ऐसे चलती हैं खेत में, तो जब वो चलती हैं तो जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं उनको निकलना पड़ता है, वो उड़ते हैं, तो उन्हीं के पीछे पीछे ना छोटी छोटी चिड़िया घूमते रहती हैं। जब भैंस का पैर पड़ेगा तो जीव जंतु निकलेंगे, जब छोटे जीव निकलेंगे तो उनको हम खा लेंगे। तो भैंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो अपना काम कर रही, घास चर रही, लेकिन ये दूसरे को भैंस के कारण फ़ायदा हुआ और वो जो नीचे था जो निकला उसको भैंस के कारण नुकसान हुआ। जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कॉम्प्लेक्स रहती हैं, जो हमको समझना है। ये नाम आप ध्यान रखना, पूछ सकता है।
खासकर ये वाला म्यूचुअलिज्म तो पता रहना चाहिए। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हम लोग पहले बोले कि ये बुक फॉर्म में है और हम लोग यही धीरे धीरे जो भी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। आखिरी में अगर आपके पास समय, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर किसी के पास समय है या जो अगले साल की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से देख ले, या 2x की स्पीड में आप भी देख सकते हो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये मेंस में भी काम आएगा, तो प्री के बाद तो देख ही लीजिएगा, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं पूरा इन्वायरमेंट। और एक वीडियो हम लोग अभी लाएंगे जिसमें इन्वायरमेंट का मैराथन करेंगे प्रीलिम्स या व्यापम के हिसाब से, तो उसको पक्का देख लीजिएगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।